बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंटी हाइपरलिपिडीमिक्स या वो ड्रग्स जो हाइपरलिपिडीमिया या एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर बॉडी के अंदर आपके जो लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं वो ज़्यादा हो जाएं, उसको काउंटर करने में हेल्प करती हैं। इस क्लास ऑफ ड्रग्स को हम एंटी हाइपरलिपिडीमिक्स का नाम जो है वो देते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया? अगर तुम लोगों ने बायोकेम पढ़ी हो फर्स्ट या सेकेंड ईयर के अंदर, तो उसके अंदर एक सेगमेंट था प्रोटीन्स का, लिपिड्स का, और उस पोर्शन के अंदर कुछ ऐसी डिजीजेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कि लिपिड मेटाबॉलिज्म की वजह से होती हैं, और उसके अंदर प्रोटीन्स का भी कुछ जो होता है वो इन्वॉल्वमेंट होती है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर जो हम लिपोप्रोटीनीमिया के बारे में बात करेंगे वो इस कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा होगी कि लिपिड्स की कॉन्सेंट्रेशन अगर बॉडी के अंदर जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा हो जाए तो द पर्सन गेट्स प्रोन टू कैचिंग डिजीजेज लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है उसको। ठीक है, ऐसी डिजीजेज हो सकती हैं जिसमें जो आपके ब्लड वेसल्स जा रहे हैं स्पेसिफिकली टुवर्ड्स जो हार्ट जा रहे हैं, उसके अंदर आपके एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स की जो डेपोजिशन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया को स्पेसिफिकली जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस की उससे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो देखते हैं। इसके अंदर नेचुरली एक एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट होती है लिपिड एक्यूमुलेशन की, आपका जो इंटिमा होता है आर्टरी का वहाँ पर। और इसमें जो स्पेसिफिकली जो हमारा जो होता है मेन जो एजेंट होता है दैट्स एलडीएल, या जिसको हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का नाम जो है वो देते होते हैं। Before we go into the further details of hyperlipoproteinemia, एक चीज होती है लिपिड प्रोफाइल, जो तुम लोगों ने शायद सुनी हो तुम लोगों ने। ये अक्सर लोग जो होते हैं वो करवाते हैं, और ये उन लोगों में ज्यादा करवाया जाता है जिनका वजन ज्यादा हो, जो ओबीज हो, और जिनके सिम्टम्स ऐसे आ रहे हों जो कि अपेरेंटली जो है वो टुवर्ड्स एनी कार्डिक कंडीशन जो है वो जा रहे होते हैं। लिपिड प्रोफाइल के अंदर आपकी 4 मेन चीजें होती हैं जिसके ऊपर आप फोकस करते हो। फर्स्ट वन इज सीरम कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये एक जनरल इंडिकेटर होता है आपकी बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल है वो कितनी है। नेचुरली अगर ये ज्यादा होगी तो जो बंदा है ही इज मोर प्रोन टू कैचिंग एथेरोस्क्लेरोसिस, और उसको ऐसी जो डिजीजेस हैं जो कि लिपिड या फैट एक्यूमुलेशन की वजह से जो है वो ट्यूनिका इंटिमा के अंदर जो आती हैं उसको वो ज्यादा प्रोन होता है कैच करने को। ठीक है, इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है दैट्स अप्रोक्सीमेटली 200 के करीब होती है, और ये 200 से नीचे जितनी ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल, सीरम कोलेस्ट्रॉल समवेयर अराउंड 180 170 इज प्रीटी फाइन। लेकिन अगर ये 200 से ऊपर जाना शुरू करते तो उसके बाद जो है वो आपको एहतियात करनी पड़ती है। सीरम कोलेस्ट्रॉल के अलावा आपके लिपिड प्रोफाइल के अंदर जो चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं उसमें आपका एलडीएल होता है। ठीक है, एलडीएल इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एलडीएल की मिकदार जो होती है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा हम फोकस करते हैं, बिकॉज एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ठीक है, ये होता क्या है एलडीएल या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन? दिस इज बेसिकली ए कोलेस्ट्रॉल रिच लिपोप्रोटीन। ठीक है, और इसका काम होता है कोलेस्ट्रॉल की मूवमेंट करवाना। ये बेसिकली बैड कोलेस्ट्रॉल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर इसकी अमाउंट बॉडी के अंदर जो है वो ज़्यादा हो तो उससे आपको जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, दैट कैन फर्दर लीड टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और इस्कीमिया वगैरह सारा उसमें जो है वो डेवलप हो सकता है। इसलिए एलडीएल इज बैड कोलेस्ट्रॉल, ये बॉडी के अंदर कम होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड जो आपकी चीज़ आती है दैट्स एचडीएल, जिसको हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। ये भी बेसिकली लिपोप्रोटीन होता है और इसका काम भी कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्ट का ही होता है, लेकिन ये टिश्यूज से लेकर लिवर के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेकर जाती है, यानी कि लिवर के अंदर जाकर इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन होता है, इसका मेटाबॉलिज्म होता है, और जहाँ जहाँ के ऊपर आपको कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है लिवर आपका वहाँ वहाँ पर पहुँचा देता है। इसकी छोटी सी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन का अगर तुम लोगों को याद हो तो जो लिपिड बायलेयर मॉडल होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हर नया जो सेल्स ने बनना है उसके गिर्द हमें सेल मेम्ब्रेन चाहिए। सो कोलेस्ट्रॉल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।
और HDL का काम होता है कि ये जो बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा के अंदर जो सर्कुलेशन हो रही है कोलेस्ट्रॉल की, ये उसको लिवर के अंदर लेकर जाता है ताकि वो उसके नए बाय प्रोडक्ट्स हैं वो बन सकें। इसीलिए इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन अगर आपके लिपिड प्रोफाइल में HDL की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है तो इट्स गुड, बिकॉज इसको, हाँ, इसका काम ही ये होता है कि ये टिश्यूज से लिवर के अंदर लेकर जाए, और इसको हम इसीलिए गुड कोलेस्ट्रॉल का नाम देते हैं HDL को। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा होगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी इफ इट्स अमाउंट इज प्रीटी मच लो, तो इसलिए हम जो है इसको एसोसिएट करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ कि ये कम है तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं एथेरोस्क्लेरोसिस को डेवलप होने के। थर्ड जो चीज़ ज़्यादातर देखी जाती है इसके अंदर आजकल, जो आप ज़्यादा जिसको देख रहे हैं, दैट्स VLDL, या जिसको वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का नाम भी देते होते हैं। ठीक है, इसका काम होता है ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल रिच लिपोप्रोटीन। अगर तुम लोगों को याद हो तो ट्राइग्लिसराइड एक बहुत बेसिक कंपोनेंट होता है लिपिड्स का, और ट्राइग्लिसराइड्स क्लिनिकली जो है वो डायबिटीज अगर प्रोलॉन्ग्ड हो और अनकंट्रोल्ड हो और बंदा ओबीस हो तो उसके अंदर भी इसकी अमाउंट जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ट्राइग्लिसराइड भी जो है वो एक VLDL, सॉरी, इट्स बेसिकली ट्राइग्लिसराइड रिच लिपोप्रोटीन, ये भी लिवर से सिक्रीट होता है, और इसका काम होता है ट्राइग्लिसराइड्स को फर्दर पेरिफेरी के अंदर जो है वो दूसरे टिश्यूज के अंदर जो है वो मूव करवाता है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ प्रिकर्सर ऑफ LDL। LDL मैंने पहले जिक्र किया कि दैट्स बैड कोलेस्ट्रॉल, और इसका प्रिकर्सर जो होगा जाहिर है उसका भी जो है वो एक अच्छा रोल नहीं होगा आपकी मेटाबॉलिज्म के अंदर। इन 4 पैरामीटर्स के ऊपर, और कुछ केसेस में ट्राइग्लिसराइड अलग से भी जो है वो ले लिया जाता है, इन 4 पैरामीटर्स के ऊपर आप बॉडी की जो सिचुएशन है लिपिड से रिलेटेड उसको आप जज कर सकते हो, और ये जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस होंगे बीमारियां पकड़ने के। दैट्स व्हाई लिपिड प्रोफाइल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लिपिड प्रोफाइल को जज करके और बंदे की एक जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन लेकर, उसकी हिस्ट्री लेकर, ठीक है, आपने आगे चल के एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स जो है वो आपने प्रिस्क्राइब करने होते हैं। ठीक है, हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया, ये यहाँ पर गलती से हाइपोप्रोटीनीमिया लिखा गया। हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया को ट्रीट करने के लिए हमारे पास जो इस वक्त 2 स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो हम इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, उसमें पहली चीज होती है कि आपने जो है वो डाइट अपनी जो है वो बहुत इस तरह की कर लेनी है कि जिसके अंदर स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो उसके अंदर फैट्स जो होते हैं उनको रिड्यूस करते हो, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को रिड्यूस करते हो, बिकॉज सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है इसका ज़्यादा चांस होता है आपके ट्यूनिका इंटिमा जो होता है उसके अंदर जाकर प्लाक बनाने का। ठीक है, इसीलिए वो इश्तिहारों में अक्सर तुम लोगों ने देखा होगा ओमेगा 3 और ये वो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्या इसके अंदर वो घी वगैरह का जो ऐड आता है वो यही देते होते हैं कि आपने सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो कम करने, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों को जो है वो ममनू करार दे दिया जाता है। इसके अलावा एक्सरसाइज और जो आपकी डिफरेंट ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिससे आपका जो लिपिड का ब्रेकडाउन है वो तेज़ी से एनहांस हो, और आपका ये जो चांसेस होते हैं टूवर्ड्स MI वगैरह इसके इसके जाने के, ये आपके कम हो जाएंगे। सेकंड, ऑब्वियसली अगर आपका लिपोप्रोटीनीमिया जो है वो ज़्यादा है और अगर वो इन चीज़ों से कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर आप ज़ाहिर आप ड्रग्स देते हो, और ये ड्रग्स जो होते हैं ये डायरेक्टली जाकर फैटी एसिड का जो ब्रेकडाउन होता है, इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके ऊपर जाकर एक्ट करते हैं और इसको डिफरेंट जगहों से जाकर इफेक्ट करते हैं ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ फैट्स है वो रिड्यूस होता रहे और बंदा जो है वो इस किस्म की बीमारियों में ना पड़े। ये जो ड्रग्स वाली बात है, दिस बेसिकली डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 आपका लिपिड प्रोफाइल कितना डिरेंज्ड है। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट है क्या, अगर बंदा जो है वो उसको ऑलरेडी को हार्ट का इशू हो चुका है या वो टूवर्ड्स हार्ट फेलियर जा रहा है ओबेसिटी की वजह से, तो मतलब मकसद कहने का ये है कि हर बंदे की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फ़र्क होती है, एंड दैट रिक्वायरमेंट बेसिकली डिपेंड्स कि उस बंदे का हेल्थ स्टेटस है क्या, उस हिसाब से जो है आप उसको ड्रग जो है वो प्रिस्क्राइब करके देते हैं। अगर हम इनको देखें जनरली तो लिपिड लोअरिंग ड्रग्स के अंदर या एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स के अंदर ये 5 हमारे जो हैं वो टाइप्स ऑफ ड्रग्स आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो
इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपके HMG OA रिडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा रेजिन्स हैं, ठीक है, एज़ेटिमाइब है, नाइसिन और फाइब्रेट्स, ये कंपैरेटिवली नया ग्रुप है, जिमफिब्रोजिल इसका एक प्रोटोटाइप है, लेकिन ज़्यादा जो इफेक्टिव और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ज़्यादा जिसके क्वेश्चन आने का या MCQ आने का चांस है, दैट इज HMG CoA रिडक्टेज, ठीक है। HMG CoA रिडक्टेज है क्या और ये काम किस तरह करता है? बेसिकली HMG CoA जो है दैट इज बेसिकली हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम, ठीक है। H फॉर हाइड्रोक्सी, M फॉर मिथाइल, G फॉर ग्लूटराइल, CoA, Co is enzyme, Co is for coenzyme सॉरी, और A इसका जो है वो स्पेसिफिक इसका नाम है, ठीक है। हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम A का ये इनहिबिटर्स होते हैं। अब ये बेसिकली है क्या? कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस अगर तुम लोगों को याद हो तो उसके अंदर एक स्टेप होता था जिसको हम रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं। रेट लिमिटिंग स्टेप किसी भी रिएक्शन का जो सबसे अहम और सबसे जो इन्फ्लुएंशियल स्टेप होता है, दैट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ दैट स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के अंदर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम A जो है जी, वो दैट गेट्स कन्वर्टेड टू मेवेलोनेट, ठीक है, और ये काम करता है HMG CoA रिडक्टेज जो एंजाइम है, ठीक है। HMG CoA रिडक्टेज को अगर आप इनहिबिट करवा देंगे, उसको अगर आप ब्लॉक करवा देंगे या उसको अगर आप काम नहीं करने देंगे, तो ये जो HMG CoA मेवेलोनेट में चेंज हो रहा है ये स्टेप नहीं होगा, लिहाजा आपका कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस जो है वो रुक जाएगा यहाँ पे। दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क, ठीक है। दिस इज एज सिंपल एज इट सीम्स। ये एक लाइन जो है पूरी, ये आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सारा, ठीक है। अब अगर एग्जाम में तुम लोगों को ये पूछा जाता है या पेपर में तुम लोगों को SCQ से पूछा जाता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिन्स, स्टैटिन्स हम इनको जो है वो HMG CoA रिडक्टेज को कहते हैं, ठीक है। CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं उनको बोलते हैं स्टैटिन्स, क्योंकि इसमें जो प्रोटोटाइप्स आ जाते हैं वो आपके सिम्वास्टैटिन आ जाता है, एटोरवास्टैटिन आ जाता है, ठीक है, आपका रोसुवास्टैटिन आ जाता है, ठीक है। जिसके भी जो ड्रग है जिसके एंड के ऊपर स्टैटिन आ रहा है, दैट इज बेसिकली एन HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर, ठीक है। अब ये जो स्टेप था आपका HMG CoA को मेवेलोनेट में चेंज करना, ये HMG CoA रिडक्टेज करवा रहा था। आपने यहाँ पर इसको रिडक्टेज इनहिबिटर देकर आपने कोलेस्ट्रॉल का जो सिंथेसिस है वो आपने खत्म करवा दिया, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। पेपर में खुदा के लिए अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आए तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये एटलीस्ट ये एक लाइन जो है वो तुम लोगों ने लिखी हो, ये 2 लाइन है इनफैक्ट, ठीक है। ये उसका जो रिएक्शन है और ये जो उसको इनहिबिट कर रहा है। अदर देन दैट ये भी देखा गया कि HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स जो हैं उनके एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक इफेक्ट्स जाहिर है इसी रिएक्शन को इनहिबिट करने की वजह से आते हैं। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी आए हैं इसके, और बोन लॉस ख्वातीन में ख़ास तौर पे उसमें भी काफ़ी हद तक ये इफेक्टिव देखा गया है। ये एक टेबल है जो मैंने कैटसन से लिया है। अगर आप उस टेबल में देखो तो बेसिकली ये इफेक्ट शो कर रहा है कि ये कितना इफेक्टिव होते हैं स्टैटिन्स इन रिड्यूसिंग द LDL कोलेस्ट्रॉल। याद रखिएगा LDL कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, जितना ये कम होगा उतना ज़्यादा बंदा हेल्दी और सेफ होगा। एटोरवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, ये सब के सब जो हैं वो 25 से 50% तक LDL कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। HDL को 5 to 15% बढ़ाने में हेल्प करते हैं। HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल, ये ज़्यादा होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड जो है उसकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा ये कम करवाने के हेल्प करते हैं ये, ठीक है। लोवास्टैटिन, प्राइवास्टैटिन और फ्लूवास्टैटिन, ये भी जो दोनों ग्रुप्स हैं ये भी आपके स्टैटिन्स में ही आ जाते हैं और इनका भी काफ़ी इफेक्टिव रोल है LDL को कम करने में और HDL को बढ़ाने के अंदर। लिहाजा अगर तुम लोगों से पूछा जाए कि स्टैटिन्स में से सबसे इफेक्टिव कौन सी ड्रग है, तो आपने इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। क्लिनिकल यूज जैसे मैंने अभी बताया
कि एलडीएल को बहुत तेजी से ये रिड्यूस करते हैं और बहुत इफेक्टिवली रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और जब ये रिड्यूस होता है तो नेचुरली आपका इस्केमिक हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। और वही वाली बात, मैक्सिमल एफिकेसी के अंदर आपके रोसुवास्टैटिन, इटोरवा और सिम्वास्टैटिन आपके आ जाते हैं। आपके ये तीनों जो हैं वो स्टैटिन्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जो मरीज जिनको कोई पहले से कोई लिवर का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, क्रॉनिक लिवर डिजीज चल रही है, या लिवर जो है वो खुदा न खास्ता ख़राब हो रहा है और टूवर्ड्स जो है वो अपनी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी की तरफ जा रहा है। आई कांट एग्जैक्टली रिकॉल द टर्म जो हम लोग यूज़ करते होते हैं, हेपेटाइटिस सी है या कोई भी ऐसी बीमारी है इन शॉर्ट जिससे कि लिवर जो है वो काफ़ी हद तक डैमेज हुआ हुआ, कोर्स हो रहा है, तो आप उस बंदे के अंदर ये मेडिसिन आप अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि अगर आप पीछे देखो तो लिपिड मेटाबॉलिज्म सारे का सारा मैंने बताया कि लिवर के अंदर हो रहा है, और ये हिपेटोसाइट के अंदर सारे जो आपके एक्शंस हैं वो चल रहे हैं आपके, ठीक है। इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा कि लिवर डिजीज़ वाले बंदे को आपने ये मेडिसिन जो है वो बहुत एहतियात से देनी है, ठीक है। सेकंड जो इसका मेन साइड इफेक्ट है वो ये है कि ये मस्कुलर क्रेटिन काइनेज जो होता है उसको भी इफेक्ट करता है ये, और उसकी वजह से ये मायोपैथीज जो होती हैं, जो मस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, वो भी करवा सकता है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका और जो बड़ा क्लियर कट इसका इफेक्ट है वो ये है कि ये टेराटोजेनिक है, यानी कि ये अनबॉर्न बेबीज के अंदर, फीटसेस के अंदर जो है ये एबनॉर्मेलिटीज जो हैं वो कॉज करवा सकता है। और दिस शुड आल्सो बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसीज बिकॉज इट इज टेराटोजेनिक, ठीक है। रेजिन्स जो होते हैं ये भी एक क्लास ऑफ ड्रग्स ही है, ये भी एज एन एंटी हाइपरलिपिडेमिक काम करती है। होता क्या है कि जो आपके कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस और बाइल का जो पूरा एक साइकिल है, ठीक है, उसके अंदर याद रखना कि आपके जो बाइल एसिड्स होते हैं, बाइल होती क्या है, आपके जो पुराना आरबीसी जितना होता है, ठीक है, वो सारा ब्रेक डाउन होता है, आयरन वगैरह उसमें से निकलता है, और वो अल्टीमेटली जो है वो बाइल की शक्ल में आता है और वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर से बाइल रिलीज होती है, बाइल का काम होता है फैट की इमल्सिफिकेशन, यानी कि उसका सरफेस एरिया बढ़ा देती है ताकि उसके ऊपर जो इंटेस्टाइनल लाइपेजेस हैं वो बेहतर तरीके से काम कर सकें, ठीक है। अब 90% ऑफ द बाइल एसिड्स जो होते हैं ये जीआई के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, और वहां से ये रीअब्सॉर्ब होकर दोबारा लिवर में चले जाते हैं, ठीक है। जो आपके रेजिन्स होते हैं ना जी, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ये बाइल एसिड्स के साथ बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो, ये बायोकेमिस्ट्री में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, बाइल एसिड्स के साथ ये बाइंड कर जाते हैं, ठीक है, और ये इनकी जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, उसको प्रिवेंट करवाते हैं। इसमें आपके जो प्रोटोटाइप्स आ जाते हैं उसमें कोलेस्टायरामीन आ जाता है, कोलेस्ट्रिपोल आ जाता है, ठीक है। बाइल एसिड्स जो आपकी बॉडी ने आपके हेपेटोसाइट्स ने गट के थ्रू रीअब्सॉर्ब करने होते हैं, रेजिन्स जो होते हैं वो उनकी रीअब्सॉर्प्शन को बंद करवा देते हैं। सो दिस इज हाउ रेजिन्स वर्क, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोलेस्टायरामीन इन रिड्यूसिंग एलडीएल या इन इंक्रीजिंग एचडीएल, तो दिस इज दैट वन लाइन जो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वहां पर लिखो, ठीक है। ये वो पॉलीमर है जो बाइल एसिड्स को साथ जो है वो बाइंड जो है वो करता है और उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो नहीं होने देता। अगर आप इसके जो लिपिड मॉडिफाइंग इफेक्ट्स हैं या जो लिपिड्स को डिक्रीज करने का इफेक्ट है, अगर आप उसके ऊपर बात करो तो रेजिन्स जो होते हैं दे आर नॉट एज इफेक्टिव एज स्टैटिन्स, लेकिन दे आर वेरी यूजफुल स्टिल। 15 to 25% तक ये एलडीएल में कमी करते हैं और एचडीएल के अंदर भी 5 से 10% तक के इजाफा कर देते हैं। दे हाउएवर आर नॉट वेरी यूजफुल फॉर ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। क्लिनिकली अगर आप उनको देखो तो जैसे हम बात कर रहे हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के अंदर जो है वो यूज होते हैं ये, ठीक है। और इसके अलावा प्रोराइटिस एक कंडीशन होती है जो कि डेवलप हो जाती है हेपेटाइटिस बी के अंदर, जिसमें स्किन के ऊपर जो होती है वो इचिंग होती है, तो उसको भी ये रिड्यूस करने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल होते हैं। अगर ये
ज़्यादा ले लिए जाए मिकदार में, या इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स अगर आप देखना चाहो तो उसके अंदर आपको ज़्यादातर जीआई के सिम्टम्स आपको मिलेंगे। टेस्ट बहुत ज़्यादा मुंह का ख़राब हो जाता है, और सबसे अहम जो बात है इसके अंदर वो ये है कि ये ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन, कुछ ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन उसको भी ये हिंडर करता है, उसको स्लो डाउन करवा देता है। और कुछ वाइटामिन की एब्जॉर्प्शन, स्पेसिफिकली बी वाले जो वाइटामिन होते हैं, उनको ये एब्जॉर्ब बॉडी के अंदर होने नहीं देता। लिहाजा आपको इसका सिनारियो इस तरह से भी आ सकता है कि एक बंदा काफ़ी अरसे से जो है वो रेजिन इस्तेमाल कर रहा है, तो इनमें से किस चीज़ की कमी जो है उसकी बॉडी के अंदर हो सकती है, तो उसमें आपका वाइटामिन की अगर ऑप्शन आती है तो दैट इज अ सूटेबल आंसर। जेटिमाइब, जेटिमाइब भी एक वंस अगेन आपका एंटी हाइपरलिपिडेमिक है, ठीक है। इसका क्या काम है कि इसने जो जीआई के अंदर कोलेस्ट्रॉल की एज इट इज अपटेक होती है, ठीक है, ये उसको रिड्यूस करवाता है। यहाँ आपके गट से जेटिमाइब जो आपके हेपेटोसाइट या लिवर के अंदर जाना था, ये उसको ब्लॉक करवा देगा, ठीक है। अगर आप इसको किसी स्टैटिन के साथ देते हो, ठीक है, सिम्वास्टैटिन रोसुवास्टैटिन के साथ देते हो, तो इसकी इफेक्टिवनेस जो होती है वो ज़्यादा आती है आपको, और आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिलते हैं। लेकिन इसकी भी अगर आप एंटी हाइपरलिपिडेमिक इसका एक्शन देखो तो इसके अंदर एलडीएल की जो रिडक्शन है वो 20% तक ही रिड्यूस करवा देता है, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, मैं बार बार कह रहा हूँ आपके जो ड्रग ऑफ चॉइस हैं वो आपके स्टैटिन्स ही रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को भी ये कुछ हद तक इंक्रीज करवाता है, और ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर दिस इज नॉट सीन टू बी वेरी इफेक्टिव। अच्छा, एक चीज जो किताब में और लिखी हुई है आपके, एक तो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के अंदर आप जेटिमाइब यूज करते हो, दूसरा आप उसको फाइटोस्टिरोलीमिया के लिए यूज करते हो, ठीक है। फाइटोस्टिरोल्स क्या होते हैं? ये भी बेसिकली एक फैटी एसिड्स की सब क्लास जैसी ही एक चीज होती है। ये बेसिकली डायरेक्टली जब आप कोई प्लांट्स या कोई ऐसी प्लांट सोर्स से कोई न्यूट्रिएंट आप लेते हो, ये वहां से फाइटोस्टिरोल जो है वो आती है। और फाइटोस्टिरोलीमिया जो है बेसिकली इट्स अ डिसऑर्डर जिसके अंदर आप फाइटोस्टिरोल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। टॉक्सिसिटीज की बात करें तो मैंने भी पहले कहा था कि अगर हम इनको एचएमजी कोए रिडक्टेज इनहिबिटर के साथ देते हैं या स्टैटिन के साथ देते हैं तो उसके अंदर दिस इज मोर इफेक्टिव। लेकिन एचएमजी कोए रिडक्टेज इनहिबिटर के साथ होने की वजह से ये हेपेटिक टॉक्सिसिटी के चांसेस भी इंक्रीज करता है। दिस इज द वन एंड ओनली टॉक्सिसिटी दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस थिंग। नायसिन या निकोटिनिक एसिड भी जिसको कहते हैं, नायसिन का भी यही काम है कि ये आपके लिपिड मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। नायसिन किस तरह से काम करता है याद रखिएगा, नायसिन आपका एलडीएल रिड्यूस करता है, ट्राइग्लिसराइड रिड्यूस करता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करवाता है। कैसे? अगर आप इसकी डिटेल में जाओगे तो इसका एक जेनेटिक लेवल के ऊपर जाकर ये एक्ट करता है। उसमें पीपीएआर एक जीन होती है, उसके साथ इसका लिंक होता है डायरेक्टली, जिसकी मदद से ये जो आपकी एब्जॉर्प्शन है उसको रिड्यूस करवाता है। लेकिन जो दो इसके सबसे अहम पॉइंट्स हैं जो सफिशेंट हैं आपके एग्जाम में लिखने के लिए, वो एक चीज़ याद रखिएगा कि नंबर एक, लिवर के अंदर नायसिन जो है वो आपका वीएलडीएल के सिंथेसिस को रिड्यूस करवाता है, ठीक है। जब वीएलडीएल रिड्यूस होगा तो एलडीएल भी रिड्यूस होगा। मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि वीएलडीएल जो है बेसिकली वो एलडीएल का एक इनिशियल जो होती है उसकी फॉर्म होती है वो। सेकेंडली इसका नायसिन जो होता है ये एचडीएल का जो ब्रेक डाउन होता है उसको भी ये रिड्यूस करवाता है। अगर आप ये देखें तो एलडीएल जो है दिस इज अल्टीमेटली टर्निंग इनटू यहाँ वीएलडीएल। नायसिन वीएलडीएल की जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, बिकॉज ये अल्टीमेटली वीएलडीएल ने जाकर एलडीएल में चेंज हो जाना है। Yet again, this is not as effective as statins, ठीक है। लेकिन ये देखा ये गया है कि सबसे ज्यादा कोई ड्रग अगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करवाती है तो दैट इज नायसिन या निकोटिनिक एसिड।
इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है। तो अगर तुम लोगों को ये एमसीक्यू आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव इन इंक्रीजिंग हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल्स, तो उसके अंदर तुम लोगों ने स्टैटिन नहीं लिखना, उसके अंदर तुम लोगों ने नाइसिन लिखना है, ठीक है। ये वाहिद ड्रग है जिसको देखो ये 25 to 35% तक आपका HDL इंक्रीज करवाता है। अगर आप बाकी सबको देखो तो कोई 5 से 15, 5 से 10, ये 15 से 20 है। मैक्सिमम HDL की एक्टिविटी जो है वो आपको नाइसिन में देखने में मिल रही है। Yet again, this is very useful in hypocholesteremia, hypertriglyceridemia, ठीक है। HDL के लेवल्स जहां पर कम होते हैं वहां पर आप इनको दे सकते हो, because it's extremely effective in increasing your HDL levels of cholesterol. अगर इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें तो एक चीज याद रखें कि इसके अंदर भी जो है वो स्किन रिलेटेड ज्यादा सिम्टम्स आते हैं। क्यूटेनियस फ्लशिंग इज बेसिकली जब आपकी स्किन के अंदर उसको कहते हैं ना कि चेंजेस आते हैं, आपके जो सुपरफिशियल सर्कुलेशन है उसकी वजह से स्किन के ऊपर जो है वो सडन टेम्परेचर चेंज आएगा और बहुत ज़्यादा आपको एकदम बंदे को जो है वो हीट निकलनी शुरू होती है, जिससे इसका स्किन का कलर जो होता है वो रेड हो जाता है, ठीक है। प्रोराइटिस होता है, प्रोराइटिस में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, ठीक है। अब चूंकि ये भी लिवर के अंदर ही काम कर रहा है तो इसमें भी अगर इसकी टॉक्सिसिटी होती है तो ये अल्टीमेट ये एट द एंड आपके सवेयर हेपेटोटॉक्सिसिटी ही करवाएगा, क्योंकि ये आपके लिवर एंजाइम्स जो होते हैं AST ALT उनको भी ये इंक्रीज करवाता है। साथ ही साथ ये वाहिद आपका नाइसिन ड्रग है जो हाइपर यूरिसीमिया करवाता है। तो इस तरह से ये भी एक MCQ बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज हाइपर यूरिसीमिया, ठीक है, या मे कॉज हाइपर यूरिसीमिया एज अ साइड इफेक्ट या एज अ टॉक्सिक इफेक्ट। तो उसके अंदर आप ये इसका नाम लिख सकते हैं, दैट इज ज़ेटामाइब। फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं इनका भी काम जो होता है वो इसके ऊपर होता है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स के ऊपर, ठीक है। फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स की अगर आप बात करो तो इनका बेसिकली काम होता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ठीक है, यानी कि फैटी एसिड्स को ये जल्दी बर्न कर देते हैं जिससे आपका ट्राइग्लिसराइड और आपका VLDL जो होता है वो नेचुरली डिक्रीज होता है, ठीक है। अच्छा, these are basically linked with your PPAR alpha, जिसको हम peroxisome proliferator activated receptor alpha प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो रिसेप्टर होता है ये जेनेटिक लेवल के ऊपर जाकर लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसीलिए फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव का आपको यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर एज सच कोई रोल आपको शायद नजर ना आए, बिकॉज इसने जाकर इस PPAR अल्फा प्रोटीन के साथ जो है जाकर लिंक होना है इसमें, ठीक है, और लिपिड मेटाबॉलिज्म को जाकर ये इफेक्ट करेगा। हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया के लिए जो है वो इसको यूज किया जाता है, और इसके अलावा इसको यूजुअली जो है वो दूसरे ड्रग्स के साथ देते होते हैं ताकि ये जो आपके एलिवेटेड LDL और VLDL हैं उनको ये डिक्रीज करवाता है। बट हैविंग सेड दैट, जेमफिब्रोजिल इज बेसिकली अ फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव प्रोटोटाइप, ठीक है। यहाँ पर देखो इसके अंदर आपका ये LDL कम तो करवा रहा है, बट हैविंग सेड दैट अगेन स्टैटिन्स की लेवल का कम नहीं करवाता ये, ठीक है। और HDL की अगर आप बात करते हो तो HDL में भी ये सिग्निफिकेंट इसका रोल होता है उसको इंक्रीज करवाने का। इसीलिए जब भी कभी आपका आ जाते हैं कोई ऐसा इशू आ जाता है जिसमें आपको एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स देने पड़ते हैं, तो याद रखिएगा कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपके स्टैटिन्स या HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर्स जो होते हैं ये आपके ड्रग्स ऑफ चॉइस होते हैं कंपेयर टू दी अदर वंस, ठीक है। और HDL का स्पेसिफिकली अगर आपका लो जा रहा है और उसको आपने उठाना है तो आप उसमें नाइसिन दे सकते हैं। यही वजह है कि नाइसिन के अंदर भी ऑप्शन होती है कि आप उसको स्टैटिन्स के साथ दे सकते हैं, रेजिन्स भी आप स्टैटिन्स के साथ जो है वो दे सकते हो। इसकी टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर देयर इज नोजिया, ठीक है, स्किन रैशेस इसके अंदर भी आते हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर देयर इज अ डिक्रीज इन द WBC काउंट, ठीक है। इसलिए अगर तुम लोगों को सवाल आ जाए कि ऐसा बंदा है जिसका ऑलरेडी WBC काउंट डिक्रीज है किसी ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, तो आप उसके अंदर ये चीज नहीं दोगे, आप फैब्रिक एसिड डेरिवेटिव नहीं दोगे, जेमफिब्रोजिल आप नहीं दोगे, ठीक है। साथ ही साथ इसमें देयर इज एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स या गॉल ब्लैडर स्टोन्स।
that's it for today.